हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप ने जो सियासी हंगामा मचाया था वो अब कुछ थमता नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ गैर सियासी क़ुव्वतें बीच में पड़ी हैं। जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात हुई और कम अज़ कम उनको इस बात पर कायल कर लिया गया है कि आप पंजाब में बजट में रुकावट नहीं डालेंगे और साथ ही साथ इन रिटर्न आपके खिलाफ जो कार्रवाई है वो मज़ीद स्लो डाउन हो जाएगी। तो बात चली गई है बजट के बाद तक, जो पंजाब में तकरीबन मिड जून में पेश होगा। तो ये इमीडिएट थ्रेट जो है ये फ़िलहाल टला है, मगर पंजाब में जो सूरत हाल बन रही है वो बहरहाल पंजाब हुकूमत के लिए और PTI के लिए अभी भी जो है वो तशवीश का बायस है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं वो मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं बहुत से लोगों से और उनको इस बात पर कायल कर रहे हैं डिसिडेंट ग्रुप को कि भाई किसी तरीके से जो रखना आ रहा है इस सारी सूरत हाल में या जो बेचैनी पैदा हो रही है उसको कम किया जाए। मज़े की बात ज़रार वसत, आज वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान साहब वो मोहम्मद डैम के जो है काम को ओवरसी करने के लिए वहाँ गए। तो वहाँ पर उन्हें ये कहा गया कि जो सहाफ़ी साथ लेके गए थे कि वज़ीर आज़म से कोई आप सियासी सवाल नहीं पूछेंगे। तो ज़ाहिर जर्नलिस्ट कहाँ ठहरते हैं, जब वो हेलीपैड पे वापस आ रहे थे तो उन्होंने घेर लिया वज़ीर आज़म को। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि आप जो सियासी सवाल है वो हमारे से ना पूछें, मगर फिर भी आपको पता है शरीर लोग होते हैं सहाफ़ी। उन्होंने कहा नहीं फिर भी कुछ तो बताएं कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि 0/0 जो है वो 0 ही होता है। अब उसका क्या मकसद लिया जाए, बहरहाल उस पर खासी क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि वज़ीर आज़म नॉर्मली जो हैं वो बोल देते हैं चीज़ों को। क्या वो अभी इस सारी सूरत हाल कल ही वज़ीर आज़म ने कहा था कि तमाम माफियाज मिलके मुझसे NRO मांग रही है, मैं नहीं दूंगा, ये भी कहा था उन्होंने। लेकिन ये तो हर दिन ही कह रहे तो आज लेकिन उन्होंने कोई बात करने से गुरेज किया। बहरहाल पंजाब में जो हलचल है उस पर नज़र रखते हैं और उस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अहमद वलीद मौजूद हैं, हमारे साबका कुलीग भी रहे हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर भी हैं। तो वलीद, आप लाहौर में बैठे हुए हैं और तख्त लाहौर जो है वो हल्का सा हिलता हुआ महसूस हो रहा है। तो आपके ख्याल में ये जो सारा कुछ हुआ पिछले 2 दिन में, आपको वो थमता नज़र आ रहा है या बात आगे जाएगी? देखिए, एक तो पहली चीज़ ये है कि ये जो महीना चल रहा है ना, कराची में तो बहुत गर्मी है, लाहौर में मई जो है इस तरह का मई कभी नहीं देखा हमने। मौसम बहुत अच्छा जा रहा है, जैसे मार्च चल रहा होता है। वो शिद्दत गर्मी की यहाँ महसूस नहीं हो रही, लेकिन सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है और सियासत में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही। उसमें ये हुआ है कि अब जो दोबारा से जहांगीर तरीन ग्रुप है वो एक्टिव हुआ है और सबसे ज़्यादा टेंशन जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को है, जो पहले ही अपनी सीट के पीछे जो लोग पड़े थे उनके पीछे विद इन द पार्टी, तो उनको पहले संभालते रहे। उसके बाद अब उन्होंने नया महाज उनको मिला है, जिसके बाद वो मीटिंग्स कर रहे हैं अपने MPAs के साथ। मुख्तलिफ लोगों के जो मनसूबे रुके हुए थे, जो ऐसे लोग MPAs जो कि चौधरी परवेज लाई के थ्रू उनसे काम करवाते थे, अब वो डायरेक्ट उनसे मिल रहे हैं। उनके कहने के आपके मनसूबे जो हैं हम फॉरेन फंड्स जारी करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी अब वो बहुत ज़्यादा शुरू होगी। दूसरी चीज़ ये कि जो चौधरी निसार हैं वो भी एक नई टेंशन है, वो आ रहे हैं लाहौर हल्फ उठाने, तो उसकी टेंशन बुज़दार साहब को अलग से है। जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जो चौधरी निसार हैं वो हल्फ उठाएंगे, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ हो ना हो, लेकिन वज़ीर आला हाउस में कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। उनको टेंशन ज़रूर है कि मेरे खिलाफ इस तरह से एक ऑलरेडी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है और जो एक्सेप्टेबिलिटी का फैक्टर है वो उस तरह से फेवरेबल नहीं है उस्मान बुज़दार साहब के। यहाँ पंजाब में शुरू से जब से उस्मान बुज़दार आए हैं यहाँ, हमें कोई ऐसा मिनिस्टर, ऐसा कोई MPA या ऐसा पार्टी का बंदा हमें नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, जो ये कहे कि हम उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं। तो एक तो सेटिस्फेक्शन का मसला आ गया, ऊपर से ये जहांगीर तरीन का ग्रुप आ गया, तो इसका मतलब डबल जोपर्डी है उनके लिए। उनके बड़ा मसला बना हुआ है कि वो अब इस क्राइसिस से कैसे निकलते हैं। अगरचे ये हुआ है कि आज जो जैसे आप बात कर रहे थे
कि थोड़ा सा नरमी आई है, कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ बातचीत हुई है इस्लामाबाद में, जिसके बाद मामला जो हैं वो बेहतर की तरफ शायद जाएंगे। ये जहांगीर तरीन की जो आप इस वक्त महाज उन्होंने खड़ा किया उस मामले के ऊपर, लेकिन ये जो जहांगीर तरीन ने अभी जो मुलाकात हुई है, इससे पहले एक दफ़ा जब ये इंग्लैंड गए हैं तो लाहौर में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो डिफेंस में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन उनके बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत के साथ रिश्तेदारी है। तो इन्होंने उनको भी अप्रोच किया था उस टाइम पे, उनको अप्रोच करके उनसे कहा था कि मेरी तो जान छुड़ाओ यार, है तुसी गल करो ना, खुद गल करो तो मेरी तो पीछा छुड़ा दो। उन्होंने कहा यार आपने कह दिया है तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, आपने अगर इंग्लैंड जाना है आप जाएं, आराम से हम बात कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जहांगीर तरीन के ऐसे मल्टीपल जो सोर्स हैं, लोग हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको यकीन दहानियां करवा रहे हैं। अगरचे कि आज जो उनके करीबी जो लोग हैं इस वक्त उनके साथ मिले हैं, उनमें से एक जो है नवानी साहब, वो ये कह रहे थे कि हमने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरी हुकूमत चाहे गिर जाए, मैं आपको नहीं इस तरह से नहीं कर सकता, फेवर नहीं दे सकता किसी को। तो वो उनकी दरख्वास्त, वो कहते हैं हमारी ये थी कि आप हमारे साथ इंसाफ करें, जो FIR है उसके अंदर चीनी का मामला नहीं है, दूसरे मामलात में घसीटा जा रहा है और शहजाद अकबर के ऊपर उनका ज्यादा फोकस है कि शहजाद अकबर हमें जो है हर चीज में वो इन्वॉल्व हैं। राजा रियाज के मुताबिक कि वो कहते हैं हर चीज में शहजाद अकबर कर रहे हैं और हर चीज में शहजाद अकबर की 0/0 जो है उसका नतीजा है। तो ये है मामलात यहाँ पे लाहौर में। अच्छा जी, एक जो आप कह रहे थे थोड़ा बहुत वो थमा है, लेकिन लफ्ज़ों की जंग जो है वो नहीं थम रही, क्योंकि कल जो है आई स्टैंड विद इमरान खान का एक चला ट्रेंड, उसके बाद आपने बड़े शोला बयां मुकर्रर फैसल बावड़ा साहब जो हैं वो आए एक शो पे और उन्होंने कहा कि ये ग्रुप जो है एक सिर्फ और सिर्फ एक SHO की मार है। हम वलीद से ही पूछ लेते हैं। वलीद, ये जो लफ्जों की जंग है और जिस तरह से हुसैन दरेशक ने क्या कहा है ये तो बता दो सर। और उन्होंने सीधा सीधा जो है, हेलो जी जी सुन रहे हैं सर जी, मैं इस वलीद आप मुझे बताइए हुसैन दरेशक ने जो रिस्पॉन्ड किया है। हाँ जी, उन्होंने बड़ा सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा है कि मेरा ख्याल है कि मैं हैरान हूं कि अभी तक फैसल बावड़ा को जूते क्यों नहीं पड़े। यानी आप देखें कि इस लेवल पे पार्टी के अंदर जब लफ्जों की जंग जो छिड़ गई हो तो वो कैसे थमेगी। चाहे माहौल थम रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ तलखी जो है थमी है, लेकिन अब आप देखें विद इन द पार्टी किस लेवल पे चलेगी सिचुएशन। बावड़ा की आप स्टेटमेंट देख लें कि उन्होंने किस तरह से कहा कि एक SHO की मार है पूरी ये जो तरीन की टीम है, तो उसके जवाब में आप देखें कि उधर से किस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं और ये इंटरनली बहुत सख्त किस्म के अल्फाज बोले जा रहे हैं। ये तो टीवी बोले जा रहे हैं ना इस तरह से, तो लेकिन आप देखें माहौल देखें कि आई स्टैंड विद इमरान और किस तरह से असद उमर से लेके तो हर बंदा जो है वो इमरान खान के पीछे खड़ा हो गया कि देखें हम साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है पंजाब के अंदर कम से कम ऐसे कई MPA MNAs हैं जिनसे हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि यार जो महंगाई और ये जो सारा बुरा हाल हो गया है, असी तो किसी ने मुंह दिखाने जोगे नहीं है अपने हल्के दे विच, असी की करिए। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स अभी मौजूद हैं जो तरीन के ग्रुप में नहीं गए, लेकिन उनकी जो हालत है वो इस तरह की है कि MPA MNAs इस लेवल की बातें करते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि जी पंजाब हमारे हाथ से निकल चुका है और ये हमारी क़यादत जो है उनको एहसास नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड वो बातें करते हैं। तो ये बातें जो है थम नहीं रही, निचले लेवल पे चीज नहीं थम रही। तो दूसरी चीज ये है अहम कि अगर आपने जैसे ये थ्रेट कर रहे हैं कि हम बजट को पास नहीं होने देंगे, तो ये थ्रेट भी काफी है। आप देखें कि आपने तेजबीनी की सूरत हाल तो पैदा कर दी। जो बिजनेसमैन है, जो कारोबार है, मुईशत है, वो जब इस तरह की एक रूलिंग पार्टी के अंदर से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रुप सामने नमूदार हो तो उसमें से ये स्टेटमेंट्स इस तरह की आए तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो मुईशत है, जो कारोबार है, वो क्या सोच रहे होंगे। वक्फे के अलावा कोई चारा नहीं है, वक्फा ले लो भाई।
वेलकम बैक। और कोरोना पाकिस्तान में खतरा टला नहीं है, बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, मगर अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। इस वक्त जो आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस बात पे खबरदार किया कि कराची और अमूमी तौर पर सिंध में जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि छुट्टियां ख़त्म होने के बाद पूरे पाकिस्तान से लोग जो कराची में काम करते हैं वो भी वहाँ जा रहे हैं। कराची में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आज ये कहा गया कि वो अभी रहेंगी और मज़ीद देखा जाएगा कुछ दिनों तक कि अगर केसेस कम होते हैं तभी ये रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएंगी। ऑल्दो एनसीओसी ने जो फैसला सुनाया है उन्होंने ये कहा है कि तमाम रिस्ट्रिक्शंस हम हटा रहे हैं, कुछ टाइमिंग्स के हवाले से अभी तक रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। हमारे साथ सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़ा पेचोहो मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। बताइए किस हद तक अभी भी ख़तरा है कोरोना? देखिए, ये जो है पिछली ईद से हम कंपैरिजन कर रहे हैं और अगर पिछली ईद से हम कंपैरिजन करते हैं तो पिछली ईद का जो नंबर्स प्रायर टू ईद था, ईद से पहले जो नंबर्स थे वो हंड्रेड्स में थे और फिर उसके बाद जो है कोई 14 दिन लगे जब से जाके वो थ्री फोल्ड इंक्रीज हुआ। तो अभी जो हमने देखा है वो 1000 प्लस कुछ थे केसेस ईद से पहले, और अभी जब हमने जायजा लिया 6 दिन बाद तो लास्ट जो 19 को हमारे पास केसेस आए थे वो 2000 के करीब हो गए थे, 2075 टू बी एग्जैक्ट। तो इसका मतलब ये है कि वो जो डबलिंग हुई वो एग्जैक्टली 6 डेज में हुई, जबकि पिछली दफा फोर्टनाइट लगा था, 14 दिन लगे थे। तो इस वक्त एक्सपेक्टेड यही था कि बेसलाइन से बेसलाइन बहुत ऊंची थी हमारी और इस वजह से नंबर्स जो हैं बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ेंगे और ये बहुत स्टीपली राइज करेंगे और ये मजीद हम 2 हफ्ते और इसकी ज्यादती देख सकते हैं, केसेस की इन्फेक्टिविटी की ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टिविटी देखेंगे और हो सकता है 6 हफ्ते तक ये चले, क्योंकि पिछले दफा भी 6 हफ्ते तक ये नंबर्स राइज होते रहे। तो इस तरह से नहीं थे जो अभी हम शायद देखेंगे आगे चल के। तो डॉक्टर साहब, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अभी भी आप कायम रखना चाहती हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो दूसरे सेक्टर्स में हो, बिजनेसेस में हो, ट्रांसपोर्ट में हो? बिल्कुल। मैं तो समझती हूँ कि हमें अगर हम इस तरीके से खोलते रहेंगे चीजों को तो हमें कंप्लीट लॉकडाउन पे नहीं जाना पड़ेगा। कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब है कि जैसी सिचुएशन हम चाह रहे हैं कि इस तरफ नौबत न आए और जो हमारे हाई स्प्रेडर्स हैं, हाई इंटेंसिटी स्प्रेडर्स हैं, जिस तरह शादियां हॉल्स हैं या बड़ी गैदरिंग्स हैं या इज्तिमा हैं, ये जो चीजें हैं इन पे हम जो है इन पे कंट्रोल हो। ये और ट्रांसपोर्ट स्पेशली इंटर प्रोविंशियल इंटरसिटी जो विद इन द सिटी ट्रांसपोर्ट है, उसमें बसेस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग बसेस में बैठे हुए होते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, उसकी वजह से स्प्रेड के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये चीजें जो हैं हमें जो सुपर स्प्रेडर्स सो कॉल्ड सुपर स्प्रेडर्स हैं उनको कुछ हमें उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा इफ वी वांट टू इन्फेक्टिविटी रेट हम अगर नीचे करना चाहें और फ्लैटन करने की कोशिश करें अगर सर्व को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर द अपडेट। और यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं हेडलाइंस के लिए। विल बी बैक राइट आफ्टर। वेलकम बैक। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का एक इमरजेंसी सेशन हुआ और जाहिर है कि ज़ेर बहस जो इशू था वो इजराइल और फ़लस्तीन का इशू था। हमारे जो अपने वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने एक बहुत ज़ोरदार स्पीच दी और आपको पता है कि पाकिस्तान, फ़लस्तीन, सूडान और तुर्की ने मिल के एक जॉइंट स्टांस लिया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ये स्टांस उस वक्त पर आता है जब आप देख रहे हैं कि बेशतर जो अरब ममालिक हैं वो इस इशू पर खामोश हैं। तो यकीनन ये एक अच्छा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव था और इसको अप्रिशिएट भी करना ज़रूरी है। जाहिर है और भी लोग वहाँ पे बोले। इजराइल के जो नुमाइंदा है
उन्होंने भी फिर जवाब दिया, लेकिन मोर और लेस जो मूड था वो प्रो इजराइल अभी तक नहीं लग रहा। अच्छा, दुनिया भर में भी ऐसी ही आवाजें आ रही हैं। जनूबी अफ्रीका के जो सदर हैं उन्होंने बाकायदा कहा है कि जी ये एक नस्ल परस्त और अपार्थाइड स्टेट है, और जनूबी अफ्रीका से बेहतर कौन जान सकता है कि अपार्थाइड क्या होती है। तो ये ऐसा हुआ है। अच्छा, इजराइल की अपनी पार्लियामेंट में भी चंद, ज्यादा नहीं लेकिन चंद आवाजें उठाई गई हैं। जैसे एक उनके पार्लियामेंट के मेंबर हैं मोसी राज, और उन्होंने भी कंडेम किया है ये शेख जरा का एक्शन और जो बमबारी हो रही है। लेकिन जाहिर है कि ही इज वन वॉइस अमंग मैनी अदर्स जो इस वक्त इजराइल की ही मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे जो बड़ी तब्दीली है मेरी नज़र में और शायद दुनिया की नज़र में, वो हम देख रहे हैं अमेरिका में। अच्छा, अब एक वक्त था कि आप किसी अमेरिकी सियासतदान के सामने इजराइल का जिक्र ही कर दे तो वो एकदम सजदे में लेट जाता था। पूरा इजराइल कहने की जरूरत भी थी, आप इस भी बोलते थे तो वो लंबे पड़ जाते थे, और आप बाद में उन्हें कहते थे कि यार मैं तो स्कूल की बात कर रहा था, आप पता नहीं क्यों लेट गए मेरे सामने। और अगर गलती से कोई हल्की फुल्की सी भी तनकीद करे इजराइल की उनके सामने, तो उनका वो ऐसे रिएक्शन आता था जैसे पुरानी मूवीज में ड्रैक्युला को आप क्रॉस दिखा दो ना तो करके पीछे हट जाता था और फिर जो भी खाक बन जाता था। अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि एक नई पौध आई है और ये सारे डेमोक्रेट पार्टीज की हैं, और अलेक्जेंड्रा ओकेजियो-कोर्टेज जो हैं उन्होंने मार्क पोकान और राशिदा तालिब के साथ मिलकर एक करारदाद पेश कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की लेजिस्लेशन के सामने कि ये जो $735 मिलियन का असलहा हाल में ही सदर बाइडेन ने ऐलान किया कि जी मंजूरी दी कि हम उनको बेच रहे हैं, इसको रोका जाए। और इसमें आपको पता है कि ये वही हथियार हैं जो फिर गाजा के शहरियों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ अलेक्जेंड्रा ओकेजियो-कोर्टेज ये कहती हैं कि जी जो हम ये ऐसा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे दिए हुए हथियार सिविलियंस के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएं, और ये भी कहा कि दहाइयों के लिए अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वेपन्स इजराइल को दिए हैं, और कभी उनसे एक दफा ये सवाल भी नहीं पूछा कि आप फलस्तीनियों की ह्यूमन राइट्स का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। $150 बिलियन का हथियार ऑल टुगेदर इन 70 years। 150 बिलियन डॉलर, सोचें आप कि इसका इंसानी कॉस्ट क्या होता है। अच्छा, अब ये जो तीनों हैं इनका अगर मैं कहूं कि इनका नजरियाती जो लीडर हैं या जो भी हैं वो हैं बर्नी सैंडर्स, और बर्नी सैंडर्स आपको पता है यूएस प्रेसिडेंट के लिए भी वो उन्होंने रन किया था, वो भी एक ला रहे हैं एक और रेजोल्यूशन। अच्छा, अब सेनेट में अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेनेट के रूल्स के मुताबिक ये वो खाली करारदाद नहीं है, इस पर बकायदा अब वोट होगा, तो एक बार फिर वाजे हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा हुआ है। अब माना कि इसका ये मतलब नहीं है, अब लोग अक्सर कहेंगे कि तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे फर्क ये पड़ता है कि आप पहले हिस्ट्री देखिए कि कोई जो एक चीज का जिक्र भी नहीं कर सकता था, अब उसके खिलाफ करारदादें पेश की जा रही हैं, और इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि अमेरिका में एक डेमोग्राफिक और एक जेनरेशनल शिफ्ट आया है। एक जवान नस्ल सामने हमारी आई है जो उस पुराने प्रोपेगेंडा को इतना नहीं मानती जितनी जो उनकी प्रीवियस जनरेशन, और जो वाइट डोमिनेटिंग नहीं है, कसीर नस्ली है, और ये वाइट डोमिनेटेड नहीं है। अगर ये भी एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट है जिसकी तरफ वसत ने अभी इशारा किया है। आप इनको भी देखें, बिल्कुल इनमें सफेद फॉर्म भी होंगे, लेकिन ज्यादातर ये और इनके सपोर्टर्स एक मिक्स्ड ग्रुप है, लतीनो हो गए, मुस्लिम हो गए, हिस्पैनिक्स, ब्लैक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी है कि ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर की जो मूवमेंट है ना वसत, इनका मुकम्मल इत्तेहाद है फलस्तीनियों के साथ। आपको याद होगा कि दहाइयों पहले जो ब्लैक पैंथर पार्टी थी वो पीएलओ के साथ बैठती थी और कहते थे कि जी असल में हमारी एक ही जंग है, सिर्फ हम वहां लड़ रहे हैं और आप यहां लड़ रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि वही इत्तेहाद एक बार फिर शुरू हो रहा है। अच्छा, अब जाहिर है कि जिसको हम इजरायली लॉबी कहते हैं, और जाहिर है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है और काफी पावरफुल भी है, वो आराम से नहीं बैठे। तो इल्हान उमर जो आपको पता है सुडानीज निजात की है ना, इल्हान उमर,
उन पर बकायदा हमला किया है एपैक ने। एपैक इज द मेन इजरायली लॉबी, अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, और ये कह रहे हैं कि जी ये तो दहशतगर्द हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इनकी हिमायत में कौन आए हैं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक ग्रुप है जूइश वॉइसेस फॉर पीस, और उन्होंने एक पूरी टूल किट दी है सारे वोटर्स को कि जी आप अपने लोकल कांग्रेसमैन को कॉल करें, आप अपने लोकल जो भी सेनेटर हैं उनको कॉल करें, और अगर वो नहीं सपोर्ट करें इस रेजोल्यूशन को की, तो आप उनसे डिमांड करें कि आप ये करें। अच्छा, ये कोई मुस्लिम ग्रुप नहीं है, मुस्लिम ग्रुप्स और फलस्तीनी ग्रुप्स तो कर रहे हैं, उनका मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत एक बड़ी बात है कि एक जूइश ग्रुप डायरेक्टली इजराइल को अपोज कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम ये कर सकते हैं, ये सेंसर कर रहे हैं। पता है सेंसर कौन नहीं कर रहा सबसे पता है? टिकटॉक, क्योंकि चीन का है ठीक है ना, तो उन पर नहीं चलती इजराइल की, किसी की नहीं चलती इजराइल की। गजा की बेशतर खबरें टिकटॉक के जरिए आ रही हैं, ऐसा ही है, और एक दो तो बड़ी मजेदार हैं, अभी दिखाते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इसराइल गज़ा में जो कुछ कर रहा है और फ़लस्तीनी जिस तरह मज़ाहमत कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मिज़ाइल मार रहा है, बम फेंक रहा है, और ये जो है होममेड रॉकेट फेंक रहे हैं और लॉन्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकरीबन हर महाज पे ये जंग लड़ी जा रही है, और जितनी शिद्दत ग्राउंड पे है उससे कहीं ज़्यादा रिएक्शन आप सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। नित नई चीज़ें रोज़ाना आ रही हैं। मसलन आज मैंने देखा कि हालांकि ये 4-5 दिन पुरानी वीडियो है जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। एक 12 साल बच्चा है गज़ा का, और उसका नाम है अब्दुल। वो पहले भी गाने वाने रैप वगैरह करता रहा है, लेकिन उसका जो ताज़ा तरीन वीडियो आया है उसका उन्वान है फ़लस्तीन फ्री स्टाइल। अच्छा, ये जो है अब्दुल का ये कहना है कि पिछला हफ्ता हम पे बहुत सख्त गुजरा, लिहाजा मैं दुनिया को इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो अभी आप थोड़ी देर में चंद लम्हों बाद ये जो वीडियो देखेंगे अब्दुल की, ये रैप अब्दुल ने एक आयरिश म्यूज़िक कंपनी है GMC बीट्स, उसके ताउन से तैयार किया है। ये जो अब्दुल है ये चौथी जनरेशन है। इसके परदादा परदादी ना परदाना परनानी 1938 में उन लाखों फ़लस्तीनियों में शामिल थे जिन्हें नकबा के दौरान उनके घरों से निकाल दिया गया और घरों को बिल्डोज कर दिया गया। अब्दुल्ला चौथी जनरेशन की कड़ी है उसकी। अच्छा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि आयरलैंड में भी काफी सपोर्ट है फलस्तीन के लिए, और वो क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है 150 साल का तजर्बा है सर। और अगर आपने वो क्लिप नहीं देखी ना, वो जो आयरिश सफीर ने इजरायली सफीर के साथ जो किया है, मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पर कि क्या किया है। अच्छा, अब जाहिर है कि आप कह सकते हैं कि यार तो क्या हुआ, एक गाना गा लिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो सारे लोग ट्वीट कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, फलस्तीनी अपनी आप बीतियां बता रहे होते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। आज मैं BBC में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें पाकिस्तान का जो फ़लस्तीन के बारे में मुसलसल मौक़िफ़ है, पाकिस्तान बनने से भी पहले मोहम्मद अली जिन्ना से उन्होंने शुरू किया था। अभी 1948 में इसराइल का वजूद हुआ, 15 मई 1948 को। उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में एक बड़ी धुआंधार पूरा 1947 डिबेट होती रही कि मैंडेट है, कैसे पार्टीशन की जाए, 2 रियासतें बनाई जाए। नहीं, पाकिस्तान जो है वो शदीद मुखालिफ था, और उस वक्त जो जिन्ना साहब गवर्नर जनरल थे और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान वज़ीर ख़ारिजा थे पाकिस्तान के। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने 28 नवंबर 1947 को, यानी इसराइल बनने से 7 महीने पहले, 1 घंटे की तकरीर की थी जनरल असम्बली में। तो उसके इक़्तिबासात भी वो BBC के उस मजमून में हो। यार उस ज़माने में जैसे आज होता है ना गालम गलोच, तू फलाना, ये ऐसा कुछ नहीं था। कलोनियल तरबियत याफ्ता वो लोग थे, और वो जो अंग्रेज़ी जो थी जिस तरह की उस ज़माने में बोली जाती है ना, एक दूसरे के ऊपर ज़बान के ज़रिए वो वार करते थे। अच्छा, इस 1 घंटे की तकरीर में बहुत कुछ उन्होंने कहा कि क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर आपने ज़बरदस्ती की यहाँ यहूदी रियासत कायम करने की कोशिश की। उस दौरान वो कहने लगे कि एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि अमेरिका, कनाडा
ऑस्ट्रेलिया, ये क्यों चाह रहे हैं कि इसराइल फलस्तीन के अंदर बने? कहने लगे एक वजह मेरी समझ में आती है, कनाडा की आबादी बहुत ज्यादा है, एक गुंजान मुल्क है वो, और छोटा सा उसका रकबा है। हाँ। अमेरिका की आबादी कनाडा से भी ज्यादा है और कनाडा से भी छोटा रकबा है। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही टाइनी सा मुल्क है, उनके यहाँ तो जगह है नहीं, तो वो तो 60 लाख या 40 लाख जो यहूदी हैं यूरोप से आने वाले, उनको जगह नहीं दे सकते। लेकिन फलस्तीन चूंकि एक बहुत वसी इलाका है और वहां आबादी नहीं है, लिहाजा वहां गुंजाइश बनती है कि इसराइल को बनाया जाए। इस तरह से वो एक दूसरे पे अटैक करते थे, लेकिन जाहिर है कि वो ताकत के जो काम होते हैं वो फिर ताकत से हो जाते हैं। और लेकिन 70 साल बाद दुरुस्त तो साबित हुआ। लेकिन जख्म सरतान बन चुका है। बेशक। कल आपका दिन है, जुमा है, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।